Good morning, student. This is my first chapter and fifth video, visualization of nation. Okay, but before starting this point, I have to give you the special point about Ireland, which was skipped by me. You can see here. In that case, when every country became nation state, then Ireland was divided into two groups, Catholics and Protestant. Okay, तो हुआ क्या, जो वो कंट्री कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में बटी हुई थी, क्रिश्चियंस के। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों को बोला कि ऐसा है प्रोटेस्टेंट, आप मेरे साइड हो जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, कैथोलिक्स को हटा दिया जाएगा। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों को फाइट करा के वहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया। हुआ क्या, आयरलैंड जो था अब वो ब्रिटिश के अंडर में आ गया। आयरलैंड तो पहले से ही मजबूर था ही। हुआ क्या, स्कॉटलैंड जो उसका नियरेस्ट था उसको भी अपने अंडर में कर लिया। यानी कि अब जो न्यू नेशन स्टेट बना वो मिला इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला करके। चूँकि भाई ब्रिटिशर्स ने उनको अंडर में किया था, इसलिए वहाँ पे और ब्रिटिशर्स का नारा जो चल रहा था वो भी, और उनका फ्लैग, उनका स्लोगन, उनका लैंग्वेज, सब कुछ ठीक है, वो सब उन्हीं का था। क्लियर हो गया ये? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन द नेशन। पर पहले विजुअलाइजेशन होता क्या है, तो विजुअलाइजेशन कुछ करने एडिंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन। मतलब हम लोग किसी कैरेक्टर को नॉन ह्यूमन से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं। मतलब किसी पर्सनालिटी को निखार देना, उससे कुछ अलग ही रूप में हमारे सामने लाना। ठीक है, पर्सनालिटी को किसी को निखारना, यही हमारा विजुअलाइजेशन है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को जब भी वो अवार्ड वगैरह मिलता है तो फीमेल स्ट्रक्चर का एक ऐसे ही मॉडल होता है, वही दिया जाता है। तो ये सभी क्या है, ये एक एलिगोरी होता है। ठीक है, यूरोप में उस समय एलिगोरी जो था स्पेशली फीमेल्स स्ट्रक्चर्स के ज़्यादा होते थे, देखने को मिलता था। बट यहाँ पे भी कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें इसमें चैन टूटा हुआ है। इसका मतलब अभी कोई मोनेर्ची के अंडर में नहीं है ना। यहाँ पे क्राउन जो है दिख रहा है। इन सभी का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, चलिए जान लेते हैं। ब्रोकन चेन किसका है, बीइंग फ्रीड, मतलब हम आज़ाद हो गए। ब्रेसलेट ऑफ ईगल, ईगल दिख रहा है आपको ये, तो इसकी किसका है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ की थी। क्राउन जो था अभी हमने जो देखा, हीरोइज्म। ठीक है, स्वॉर्ड जो तलवार थी, रेडनेस टू फाइट, मतलब कि अब हम लोग हमेशा अलर्ट है, रेडी हैं। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, यहाँ पे जो चैन है स्वॉर्ड के पास, ये जो है चैन शांति का प्रतीक है। अब ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्रायंगल जो है, ये जो 3 कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, ये फ्लैग तो लिबरल्स नेशनलिज्म का है। ठीक है, जो आज़ादी चाहते थे उनका है। ये बैंड बाय डक्स एंड जर्मन स्टेट्स। रॉयल ऑफ राइजिंग सन आपको पीछे बैक में दिख रहा है, तो ये किसका है, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, मतलब कि अब नए एरा की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, इन्हीं पर्सनैलिटीज़ के जो एलिगरीज थी, कंट्रीज़ के एलिगरीज़ को जानना, जो कि मैंने बताया फीमेल का बहुत ज़्यादा होता था आज़ादी के लिए। तो देखिए 1850 में ये देखिए बना हुआ है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में जब हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस की जो एलिगरी थी, इनका नाम था मैरियाना। ठीक, इसको याद रखिएगा 1850 में। और जर्मनी का क्या था, जर्मनी जब रिपब्लिक हुआ तो वहाँ के जो एलिगरी थी उसका नाम था जर्मेनिया, जिसका 1848 में बनाया गया था पोर्ट्रेट पेंटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा एकदम छोटा सा पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म इन इम्पेरियलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, तो दोनों का पहले हम डेफिनेशन जाने, तो पहले इस चैप्टर को हम समझ लेते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। 19th सेंचुरी के लास्ट तक लगभग मतलब सभी आज़ाद होकर नेशनलिस्ट और नेशन कंट्री बन चुके थे। हुआ ठीक है, तो सभी क्या हुआ, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1871 की प्रॉब्लम है बाल्कन कंट्री की। तो बाल्कन क्या हुआ, बाल्कन अपने जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया था। ठीक है, जिसके अंडर में बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, बहुत सारी कंट्रीज़ आते थे। ठीक है, ये इतने सारे कंट्री। तो हुआ क्या, ये वहाँ पे ये जो इतना बड़ा एरिया जो था वो पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। ठीक है, वहाँ पे रोमांटिक नेशनलिज्म जो था, वहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर का फैला हुआ था।
उस समय लगभग जितने भी जो कंट्रीज़ और जो भी नेशंस थे वो सब अपने आप को टेरिटरी जो थे एक्सपेंस करना चाहते थे। और बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे रोमांटिसिज्म और क्या बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे फैलने लगा, लोगों क्या हुए अब धीरे धीरे ये जो स्ट्रेंथ थी अब धीरे धीरे टूटते चली गई, ठीक है। और ऑटोमन जो एम्पायर था वो धीरे धीरे टूटते चला गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सब पे बाल्कन का कंट्रोल हो गया और सब मतलब आज़ाद हो गए सब। धीरे धीरे सारे जो थे ऑटोमन एम्पायर से धीरे धीरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और सब इंडिपेंडेंस हो गए। और हुआ क्या, बाल्कन्स ने अपना ज्योग्राफिकल फीचर में अपना एरिया इतना ज़्यादा दूर तक फैला लिया था कई एरिया में कि हुआ क्या, यही जो टेरिटरी एक्सपेंस करना था यहीं से हमारा इम्पेरियलिज़म स्टार्ट होता है। तो इम्पेरियलिज़म यहाँ पे आप समझ जाओगे कि क्या होता है, एक्सटेंडिंग पावर विथ यूज़ ऑफ मिलिट्री इन द पार्टिकुलर रीजन। जब हम किसी पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है, हम अपना एरिया को एक्सटेंड करते फैला देते हैं, ठीक है, विथ मिलिट्री के साथ, ठीक है, तो यही हमारा इम्पेरियलिज़म होता है। और ये जो इम्पेरियलिज़म फैल रहा था इसी के कारण, बाल्कन्स के कारण ही क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। यही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो मेनी कंट्रीज़ जो थे जो कि आप जानते हो कि यूरोपियन का पावर के अंडर में थे, कॉलोनाइज थे। और पीपुल स्टेट जो थे, जो अदर जो पीपुल्स जो लोग थे वो लोग एम्पेरियलिज़म के अगेंस्ट थे। बाकी कंट्रीज जो थे वो नहीं चाहती थी एम्पेरियलिज़म, अपना टेरिटरी फैला करके इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। और बाद में क्या हुआ, एंटी एम्पेरियलिस्ट मूवमेंट, ये लोग नहीं चाहते थे कि इम्पेरियलिज़म हो, तो एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और ऑल जो थे वो नेशन स्टेट बनते चले गए, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर। सो आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।